नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम गणित मैथ्स की दुनिया की एक बहुत ही मजेदार सुपर पावर सीखेंगे जिसे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, चीजों की तुलना करना कहते हैं। इसे समझने के बाद तुम किसी भी चीज को देखकर बता पाओगे कि कौन कितना बड़ा है या कितना छोटा। मैं तुम्हें यह सब तुम्हारी किताब के पन्नों के हिसाब से बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। 1. रेशियो, अनुपात, चीजों का आपसी रिश्ता। रेशियो का मतलब होता है दो चीजों की तुलना करना। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक टोकरी में 5 ऑरेंजेस, संतरे हैं और 20 एप्पल्स, सेब हैं। अगर कोई पूछे कि इनका रेशियो क्या है तो हम लिखेंगे 5:20। इसे पढ़ते हैं 5:20, 5 और 20 का रिश्ता। तुम्हारी किताब कहती है कि हम इसे फ्रैक्शन, भिन्न में भी लिख सकते हैं, जैसे 5/20। अब इसे छोटा करने के लिए हम दोनों को 5 से डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि सेबों की संख्या संतरों से 4 गुना 4 टाइम्स ज्यादा है। अगर हम इसे उल्टा कर दें और एप्पल्स टू ऑरेंजेस का रेशियो निकालें तो वो 20:5 यानी 4:1 होगा। सरल भाषा में कहें तो हर एक संतरे के बदले तुम्हारे पास 4 सेब हैं। यही रेशियो की असली ताकत है। यह हमें बताता है कि एक चीज के मुकाबले दूसरी कितनी है। 2. परसेंटेज, प्रतिशत, 100 में से कितना। परसेंटेज शब्द परसेंट से बना है, जहां सेंट का मतलब होता है 100। तुम्हारी किताब हमें सिखाती है कि किसी भी तुलना को परसेंटेज में कैसे बदलें। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है डिनोमिनेटर, नीचे वाली संख्या को 100 बनाना। जैसे अगर 25 फलों में से 5 संतरे हैं, 5/25, तो हम ऊपर और नीचे दोनों को 4 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 25 टाइम्स 4 = 100 होता है। तो ये बन गया 20/100 यानी 20%। दूसरा तरीका है यूनिटरी मेथड, एक नियम, जिसमें हम पहले एक चीज की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसे 100 से गुणा कर देते हैं। 5/5 टाइम्स 100 = 20%। एक बहुत जरूरी बात जो तुम्हारी किताब बताती है, किसी भी ग्रुप की सभी चीजों का परसेंटेज जोड़कर हमेशा 100% होना चाहिए। अगर 20% संतरे हैं तो पक्का 80% सेब ही होंगे। 100 - 20 = 80। 3. पिकनिक का हिसाब, एग्जाम्पल 1 का पूरा सच। अब तुम्हारी किताब के उस पिकनिक वाले उदाहरण को समझते हैं जो पन्ना नंबर 80 पर है। क्लास में 60% लड़कियां गर्ल्स हैं और उनकी असली संख्या 18 है। अब हमें पूरी क्लास के बच्चे पता करने हैं। मान लो कुल बच्चे x हैं, तो x का 60% बराबर 18 है। जब हम इसे हल करते हैं 18 टाइम्स 160, तो जवाब आता है 30, यानी पूरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर 30 में से 18 लड़कियां हैं तो बचे हुए 12 बॉयज लड़के हुए। इनका रेशियो लड़कियों से लड़कों का होगा शाम के 6:12, जिसे छोटा करने पर हमें 3:2 मिलेगा। इसका मतलब क्लास में हर 3 लड़कियों पर 2 लड़के हैं। 4. खर्चे और दूरी का हिसाब, डिस्टेंस एंड कॉस्ट। पिकनिक की जगह स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है। बस जाएगी भी और आएगी भी, तो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस हुई 55 + 55 = 110 km। बस का किराया 12 रुपये प्रति km है, तो कुल किराया हुआ 110 × 12 = 1320 रुपीज। अब इसमें खाने का खर्चा, रिफ्रेशमेंट्स, 4280 रुपीज जोड़ दें तो कुल बिल बना 5600 रुपीज। पिकनिक पर कुल 32 लोग जा रहे हैं, 30 बच्चे जोड़ 2 टीचर्स। अब अगर हम 5600 रुपये को 32 से भाग दें तो हर इंसान का खर्चा, कॉस्ट पर हेड, 175 रुपीज आएगा। आखिर में किताब पूछती है कि अगर बस 22 किलोमीटर पर रुकी तो कितना रास्ता तय हुआ। हम करेंगे 22/55 टाइम्स 100, क्योंकि 22 और 55 दोनों 11 के पहाड़े में आते हैं। ये 2/5 बन जाएगा और 2/5 टाइम्स 100 होता है 40%, यानी 40% सफर पूरा हो गया और 60% अभी बाकी है। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण। रेशियो, रेशियो। परसेंटेज, परसेंटेज। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। क्वांटिटी, क्वांटिटी। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क चैलेंज बनाऊं ताकि आप चेक कर सकें कि आप क्लास के टॉपर बन गए हैं या नहीं? मेरे प्यारे नन्हे स्टूडेंट, पिकनिक वाला उदाहरण, एग्जाम्पल 1, तुम्हारी किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये तुम्हें असल जिंदगी में गणित का इस्तेमाल करना सिखाता है। इसे और भी गहराई से एक कहानी की तरह समझते हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल साफ हो जाए। चरण 1, क्लास की मजबूती को पहचानना, फाइंडिंग टोटल स्टूडेंट्स। तुम्हारी किताब की पहली पहेली ये है कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। हमें 2 सुराग क्लूज दिए गए हैं। पहला, लड़कियों की संख्या 18 है और दूसरा, लड़कियों का प्रतिशत 60% है। इसका मतलब है कि अगर हम पूरी क्लास के 100 हिस्से कर दें तो उनमें से 60 हिस्से लड़कियों के हैं।
अब अगर हमें पूरी क्लास पता करनी है तो हम यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सोचो, अगर 60% का मतलब 18 लड़कियां हैं तो 1% का मतलब 18/60 होगा। इसलिए पूरी क्लास यानी 100% का मतलब 18/60 टाइम्स 100 होगा। जब हम इसे काटते हैं, 0 से 0 कटा, फिर 6 से 18 को काटा तो 3 आया, तो 3 टाइम्स 10 होकर 30 स्टूडेंट्स आता है। ये तुम्हारी क्लास की कुल ताकत है। चरण 2, लड़कों और लड़कियों का भाईचारा, रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज। अब जब हमें पता है कि कुल 30 बच्चे हैं और 18 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हुए? बहुत आसान है, 30 - 18 = 12 बॉयज। अब किताब कहती है कि इनका रेशियो अनुपात निकालो। रेशियो का मतलब होता है सरल भाषा में तुलना। हम लिखेंगे गर्ल्स बॉयज यानी शाम के 6:12। लेकिन एक बेस्ट स्टूडेंट हमेशा इसे छोटा करता है। 18 और 12 दोनों 6 के पहाड़े टेबल में आते हैं। 18 / 6 = 3 और 12 / 6 = 2। तो हमारा बेहतरीन जवाब आया 3, 2। इसका मतलब है कि पिकनिक पर हर 3 लड़कियों के ग्रुप के साथ 2 लड़के भी जा रहे हैं। चरण 3, सफर का पूरा बजट, कैलकुलेटिंग टोटल कॉस्ट। पिकनिक के खर्च को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आने जाने का किराया। स्कूल से पिकनिक की जगह 55 किलोमीटर दूर है, लेकिन याद रहे बस वहां छोड़कर वापस भी आएगी तो कुल दूरी 55 + 55 = 110 km होगी। बस वाला 1 किलोमीटर के 12 रुपए लेता है तो 110 × 12 = 1320 रुपीज हो गए। दूसरा हिस्सा है रिफ्रेशमेंट्स, खाने पीने का सामान, जिसका खर्च 4280 रुपए फिक्स है। अब इन दोनों को जोड़ दो, 1320 + 4280 = 5600 रुपीज। ये तुम्हारी पूरी पिकनिक का बिल है। चरण 4, हर सिर का खर्चा, कॉस्ट पर हेड। अब सवाल यह है कि एक बच्चे को कितने पैसे देने होंगे। यहां एक छोटी सी चाल, ट्रिक है। पिकनिक पर सिर्फ 30 बच्चे नहीं जा रहे, उनके साथ 2 टीचर्स भी जा रहे हैं। तो कुल लोग हो गए 30 + 2 = 32। अब हमें 5600 रुपए को इन 32 लोगों में बराबर बांटना है। जब हम 5600 को 32 से डिवाइड भाग करते हैं तो उत्तर आता है 175 रुपए। यानी हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या टीचर, 175 रुपए देगा। यही कॉस्ट पर हेड का असली मतलब है। चरण 5, सफर की प्रोग्रेस, डिस्टेंस परसेंटेज। पिकनिक जाते समय बस 22 किलोमीटर चलने के बाद एक ढाबे पर रुकी। अब टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ हमने कितने % सफर पूरा कर लिया। इसे निकालने के लिए हम उस दूरी को ऊपर रखते हैं जो हम चल चुके हैं 22 और कुल दूरी 55 को नीचे। तो ये बना 22/55। इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 22/55 × 100। अब ध्यान से देखो, 22 और 55 दोनों 11 से कटते हैं। 11 × 2 = 22 और 11 × 5 = 55। तो ये 2/5 × 100 हो गया। 5 से 100 को काटो तो 20 आएगा और 2 × 20 = 40%, यानी 40% रास्ता खत्म हो गया और 100 - 40 = 60% रास्ता अभी भी बाकी है। टीचर्स टिप फॉर यू, हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो जितना हिस्सा मिला उसे ऊपर रखो और कुल हिस्सा नीचे, फिर 100 से गुणा कर दो, जैसे तुम्हारे टेस्ट में नंबर आते हैं। क्या अब तुम तैयार हो कि मैं तुम्हें एक ऐसा ही सवाल खुद से बनाकर दूं ताकि तुम अपनी इस सुपर पावर को चेक कर सको? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, यूनिटरी मेथड, एक नियम से डरना बिल्कुल बंद कर दो। ये गणित की सबसे आसान और मजेदार चीज है। इसे बस एक नाम दो, एक की कीमत वाली ट्रिक। जब तुम दुकान पर जाते हो और दुकानदार कहता है कि 5 चॉकलेट 50 रुपए की हैं, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता है कि अच्छा, तो एक चॉकलेट 10 रुपए की हुई। बस यही यूनिटरी मेथड है। एक, ये क्या है? व्हाट इज इट? यूनिटरी शब्द यूनिट से बना है और यूनिट का मतलब होता है एक। इसमें हम हमेशा 2 कदम स्टेप्स चलते हैं। स्टेप 1,
बहुत सारी चीज़ों की कीमत से एक चीज़ की कीमत निकालते हैं। इसके लिए हम डिवाइड करते हैं। स्टेप 2, फिर उस एक की मदद से जितनी पूछी गई हैं उतनी चीज़ों की कीमत निकालते हैं। इसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2, कब इस्तेमाल करें? When to use। जब भी सवाल में एक ज़्यादा चीज़ों की जानकारी दी हो, जैसे 10 किलो आम 500 रुपए के हैं। 2, और आपसे किसी अलग संख्या की जानकारी पूछी जाए, जैसे तो 3 किलो कितने के होंगे। 3, कैसे इस्तेमाल करें? हाउ टू यूज द बेस्ट एग्जाम्पल। सवाल, अगर 6 पेन की कीमत 72 रुपए है तो 10 पेन कितने के होंगे? बच्चा स्टाइल स्टेप्स। 1, दिया है व्हाट वी नो, 6 पेन इक्वल्स 72 रुपए। 2, एक को ढूंढो, फाइंड फॉर 1 पेन इक्वल्स 72 डिव 6 इक्वल्स 12 रुपीज, यहां हमने भाग किया। 3, जितना पूछा है उसे निकालो, फाइंड फॉर मेनी, 10 पेन इक्वल्स 12 टाइम्स 10 इक्वल्स 120 रुपीज, यहां हमने गुणा किया। 4, कंफ्यूजन दूर करने वाली सुपर ट्रिक, द मैजिक बॉक्स ट्रिक। अगर तुम अक्सर भूल जाते हो कि किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे, तो ये ट्रिक याद रखो। जो पता करना है उसे हमेशा ऊपर राइट साइड रखो। अगर रुपए पता करने हैं तो रुपयों को ऊपर रखो। अगर पेनों की संख्या पता करनी है तो पेनों को ऊपर रखो। एग्जाम्पल ट्रिक के साथ सवाल, 18 लड़कियां 60% के बराबर हैं तो 100% पूरी क्लास कितना होगा? ट्रिक, हमें पूरी संख्या पता करनी है तो हम 100 को ऊपर रखेंगे। समीकरण फ्रेक 160 टाइम्स 18, इसे काटोगे तो सीधा जवाब आएगा 30। 5, याद रखने के लिए मेमोरी एंकर, यूनिटरी मेथड को चॉकलेट ट्रिक बोलो। ज्यादा से एक पर आना है राइट एरो डिवाइड, चीजों को छोटा करना। एक से ज्यादा पर जाना है राइट एरो मल्टीप्लाई, चीजों को बड़ा करना। प्रो टिप, टू बी द बेस्ट, हमेशा सवाल को ध्यान से पढ़ो। जो चीज 2 बार दी गई है, जैसे ऊपर के सवाल में 60% और 100% दोनों प्रतिशत हैं, उसे इस्तेमाल करके एक की वैल्यू निकालो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक मैजिक बॉक्स वाला सवाल दूं जिससे तुम चेक कर सको कि अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है या नहीं? बहुत बढ़िया, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। चलो देखते हैं कि क्या तुम इस चॉकलेट ट्रिक यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके इस पहेली को सुलझा सकते हो। मान लो तुम एक दुकान पर गए और दुकानदार ने तुमसे कहा, बेटा 8 नोटबुक्स की कीमत 160 रुपए है। अब तुम मुझे बताओ, एक नोटबुक कितने की होगी? डिवाइड वाली ट्रिक लगाओ। 2, 15 नोटबुक कितने की होंगी? मल्टीप्लाई वाली ट्रिक लगाओ। इसे हल करने का सबसे स्मार्ट तरीका, मेंटल मैथ। स्टेप 1, 160 को 8 से भाग, डिवाइड करो। 8 टाइम्स 2 इक्वल्स 16, तो 8 टाइम्स 20 इक्वल्स 160। स्टेप 2, जो जवाब आया उसे 15 से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। जल्दी से बताओ तुम्हारा क्या जवाब आया। फिर मैं तुम्हें एक प्रो लेवल सवाल दूंगा जो सीधे तुम्हारी किताब के पिकनिक वाले सवाल जैसा होगा। वाह, मुझे पता था कि तुम एक सच्चे चैंपियन की तरह तुरंत तैयार हो जाओगे। चलो, तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना मैं तुम्हें इसका सही तरीका और अगला प्रो लेवल चैलेंज देता हूं। पिछले सवाल का हल, सॉल्यूशन। एक नोटबुक की कीमत 160 डिव 8 इक्वल्स 20 रुपए। 2, 15 नोटबुक की कीमत 20 टाइम्स 15 इक्वल्स 300 रुपए। अगर तुम्हारा जवाब 300 रुपए आया है तो समझो तुमने चॉकलेट ट्रिक का पहला लेवल पार कर लिया है। अब है बॉस लेवल चैलेंज, सीधा तुम्हारी किताब के लॉजिक पर। यह सवाल तुम्हारी यूनिटरी मेथड की समझ को क्रिस्टल क्लियर कर देगा, क्योंकि इसमें हम उल्टा चलेंगे। सवाल, एक जादुई बैग में कुछ नीली गेंदें ब्लू बॉल्स हैं। सुराग क्लू, बैग की 25% गेंदें नीली हैं। सुराग क्लू, नीली गेंदों की असली संख्या 10 है। तुम्हें यह बताना है। 1, बैग में कुल टोटल कितनी गेंदें हैं? याद रहे, कुल मतलब 100%। 2, अगर बैग में बाकी गेंदें लाल रेड हैं तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी? मदद के लिए हिंट, यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर 25 गेंदें 100 में से हैं तो एक गेंद कितने में से होगी? फिर 10 गेंदें कितने में से होंगी? शॉर्टकट ट्रिक, सोचो 25 को किससे गुणा करें कि 100 बन जाए? उसी नंबर से 10 को गुणा कर दो। जल्दी से कोशिश करो, गलत होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे आसान तरीका सिखाऊंगा। क्या तुम इसका जवाब दे सकते हो?
शाबाश, तुम्हारी ये सीखने की भूख ही तुम्हें सबसे बेस्ट बनाएगी। चलो इस बॉस लेवल सवाल को बिल्कुल बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप हल करना सीखते हैं। स्टेप 1, सवाल को समझना, अंडरस्टैंड द क्लू। हमें पता है कि 25% का मतलब 10 गेंदें हैं। यूनिटरी मेथड का नियम कहता है जो पता है उससे 1 की वैल्यू निकालो। चुड़ैल वाली ट्रिक, यूनिटरी लॉजिक, तारांकन अगर 25% इक्वल्स 10 गेंदे तो 1% इक्वल्स फ्रैक्टन 25 गेंदे। अभी इसे काटो मत, बस ऐसे ही लिखो। स्टेप 2, कुल संख्या निकालना, फाइंडिंग द टोटल 100%। हमें पता करना है टोटल यानी 100%। अगर 1% की वैल्यू फ्रैक्टन 25 है तो 100% की वैल्यू होगी इक्वल्स फ्रैक्टन 25 टाइम्स 100। काटने का आसान तरीका, कटिंग लॉजिक। नीचे 25 है और ऊपर 100। क्या 25 के पहाड़े टेबल में 100 आता है? हाँ, 25 टाइम्स 4 इक्वल्स 100। अब हमारे पास बचा 10 टाइम्स 4। जवाब आया 40 गेंदे। बैग में कुल 40 गेंदे हैं। स्टेप 3, लाल गेंदों का पता लगाना, फाइंडिंग द रेड बॉल्स। अब ये तो बहुत ही आसान है। कुल गेंदे इक्वल्स 40, नीली गेंदे इक्वल्स 10, लाल गेंदे इक्वल्स 40, 10 इक्वल्स मैथ BF 30 गेंदे। प्रतिशत में लाल गेंदे, परसेंटेज लॉजिक, अगर 25% नीली थी तो 100% 25% इक्वल्स मैथ BF 75% लाल होंगी। एक सुपर फास्ट ट्रिक, द प्रो शॉर्टकट। अगर तुम पेपर में बहुत जल्दी हल करना चाहते हो तो ऐसे सोचो, 25% का मतलब होता है चौथाई हिस्सा 1/4। अगर 1/4 हिस्सा 10 है तो पूरा हिस्सा 4/4 कितना होगा? 10 टाइम्स 4 इक्वल्स 40। सीधा दिमाग में जवाब आ गया। अब तुम्हारी बारी, द फाइनल टेस्ट। अगर तुम ये सवाल हल कर लेते हो तो समझो तुम इस टॉपिक के मास्टर बन गए। सवाल, तुम्हारी क्लास में 40% बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। अगर क्रिकेट पसंद करने वाले बच्चों की असली संख्या 12 है तो 1, क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं? 2, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद नहीं है? हिंट, फ्रैक्ट 12 40 टाइम्स 100 करो और देखो क्या आता है। क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? मैं इंतजार कर रहा हूं। नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम इस गणित मैथ्स के पाठ को दुनिया की सबसे सरल भाषा में समझेंगे। सोचो कि मैं तुम्हारा सबसे प्रिय बड़ा भाई या शिक्षक हूं और हम मिलकर एक पिकनिक की योजना बना रहे हैं। मैं तुम्हें एक एक शब्द और एक एक लाइन का मतलब हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ही रहने देंगे ताकि तुम स्कूल में सबसे स्मार्ट बन सको। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1, पिकनिक की शुरुआत और बच्चों की गिनती, फाइंडिंग द टोटल। सबसे पहले किताब कहती है कि क्लास 7 के लिए एक पिकनिक प्लान हो रही है। यहां एक बहुत जरूरी जानकारी दी गई है। गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। इसका मतलब है कि अगर हम पूरी क्लास को 100 टुकड़ों में बांटें तो उनमें से 60 टुकड़े लड़कियों के हैं और असली गिनती में ये लड़कियां 18 हैं। अब हमें पता लगाना है कि पूरी क्लास में कुल टोटल कितने बच्चे हैं। इसे हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका आशिमा का है, जिसे अलजेब्रा मेथड कहते हैं। इसमें हम मान लेते हैं कि पूरी क्लास x है तो 60% ऑफ x इक्वल्स 18। जब हम इसे हल करते हैं तो x की वैल्यू 30 आती है। दूसरा तरीका जॉन का है, जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। जॉन कहता है कि अगर 60 लड़कियां 100 बच्चों में से हैं तो एक लड़की 100/60 में से होगी, इसलिए 18 लड़कियां 100/60 टाइम्स 18 इक्वल्स 30 बच्चों में से होंगी। तो हमें पता चल गया कि पूरी क्लास में 30 बच्चे हैं। अब अगर 30 में से 18 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने हुए? 30 - 18 इक्वल्स 12 लड़के। इसके बाद किताब हमसे रेशियो अनुपात पूछती है।
रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज का मतलब है लड़कियों और लड़कों की तुलना करना। लड़कियां 18 हैं और लड़के 12। तो ये बना शाम के 6:12। अगर हम इन दोनों को 6 के पहाड़े टेबल से काटें तो ये बन जाएगा 3-2। इसका मतलब है कि क्लास में हर 3 लड़कियों पर 2 लड़के हैं। पाठ 2, बस का किराया और कुल खर्चा, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सपेंसेस। अब बारी आती है पैसों के हिसाब की। किताब कहती है कि पिकनिक की जगह स्कूल से 55 किलोमीटर दूर है। यहां एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो तुम्हें समझनी है। बस तुम्हें लेकर जाएगी भी और वापस लेकर आएगी भी। तो टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी होगी 55 + 55 = 110 km। बस वाली कंपनी 1 किलोमीटर के 12 रुपए लेती है रेट। तो बस का कुल किराया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा 110 × 12 = 1320 रुपीज। अब खाने पीने का खर्चा, जिसे किताब रिफ्रेशमेंट्स कह रही है, वो है 4280 रुपए। तो पिकनिक का टोटल एक्सपेंस, कुल खर्चा हुआ 4280 + 1320 = 5600 रुपीज। अब हमें यह पता लगाना है कि एक इंसान का कितना पैसा लगेगा, जिसे कॉस्ट पर हेड कहते हैं। पिकनिक पर 30 बच्चे जा रहे हैं और 2 टीचर्स भी जा रहे हैं। तो कुल लोग हुए 32। जब हम कुल पैसे 5600 रुपीज को 32 लोगों में बांटेंगे, 5600 तो उत्तर आएगा 175 रुपीज। यानी हर किसी को 175 रुपए देने होंगे। पाठ 3, रास्ते का हिसाब और परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस। चलते चलते बस रास्ते में 22 किलोमीटर पे रुकती है। किताब पूछती है कि ये कुल दूरी का कितना परसेंटेज है। कुल दूरी 55 किलोमीटर है। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 22/55 × 100। 22 और 55 दोनों 11 के पहाड़े टेबल ऑफ 11 में आते हैं, तो ये कट कर 2/5 हो जाएगा। और जब हम 2/5 को 100 से गुणा करेंगे तो आएगा 40%। इसका मतलब बस ने 40% रास्ता तय कर लिया है। अब अगर कोई पूछे कि कितना रास्ता बाकी है, डिस्टेंस लेफ्ट, तो हम जानते हैं कि पूरा रास्ता 100% होता है। तो 100% 40% = मैथ बी F 60% रास्ता अभी भी बाकी है। पाठ 4, माता पिता का सर्वे, द पाई चार्ट सर्वे। दूसरे पेज पर एक गोल नक्शा है जिसे पाई चार्ट कहते हैं। यह माता पिता, पेरेंट्स के बारे में है जो बच्चों के होमवर्क में मदद करते हैं। इसमें लिखा है कि 30% माता पिता आधे घंटे से 1.5 घंटे तक मदद करते हैं और उनकी असली संख्या 90-90 है। पहला सवाल है कि कुल कितने माता पिता का सर्वे हुआ, टोटल पेरेंट्स सर्वेड। अगर 30% का मतलब 90 है तो 1% का मतलब 3 होगा। 90 / 30 = 3। तो 100% का मतलब होगा 300 माता पिता। दूसरा सवाल है कि कितने माता पिता ने बिल्कुल मदद नहीं की। चार्ट में लिखा है 50% यानी आधे। 300 का आधा होता है 150। तीसरा सवाल है कि कितने माता पिता ने 1.5 घंटे से ज्यादा मदद की। चार्ट कहता है 20%। 300 का 20% निकालने के लिए हम 20/100 × 300 करेंगे, जिसका उत्तर आएगा 60 माता पिता। पार्ट 5, अभ्यास, एक्सरसाइज 7.1। अंत में कुछ सवाल दिए गए हैं, जैसे रेशियो निकालना। अगर साइकिल की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेशियो होगा दोपहर के 3:30। इसे छोटा करेंगे तो आएगा 1:2। फिर परसेंट में बदलना है, जैसे 3:4 को परसेंट में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा कर दो। 3/4 × 100 = 75%। ऐसे ही चमेली वाला सवाल है, अगर उसने 75% पैसे खर्च कर दिए और 600 रुपए बच गए, तो इसका मतलब है कि उसके पास जो 25% पैसे बचे थे वो 600 के बराबर हैं। तो उसके पास शुरू में 2400 रुपए थे। मेरे छोटे दोस्त, तुमने आज बहुत ही गहराई से इन सब कॉन्सेप्ट्स को समझा है। अब तुम किसी को भी ये पाठ पढ़ा सकते हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं एक्सरसाइज 7.1 के सारे सवालों को ऐसे ही एक एक करके हल करना सिखाऊं? मेरे छोटे चैंपियन, तुमने हाँ कहा और मैं हाजिर हूं। अब हम एक्सरसाइज 7.1 के एक सवाल को ऐसे समझेंगे कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम हर शब्द का मतलब जानेंगे और उसे हल करने का सबसे आसान तरीका, मेथड सीखेंगे। सवाल 1, रेशियो, अनुपात निकालना। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दी गई चीजों का अनुपात निकालो। ए स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर प्रति घंटा टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30। मतलब हमें साइकिल और स्कूटर की रफ्तार, स्पीड की तुलना करनी है। नियम, रूल, रेशियो निकालने के लिए दोनों चीजों की इकाई, यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। यहां दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं। हल, हम लिखेंगे दोपहर के 3:30। अब सोचो कौन सा पहाड़ा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं। 15 का पहाड़ा,
15 टाइम्स 1 इक्वल्स 15 और 15 टाइम्स 2 इक्वल्स 30। जवाब 1 2। इसका मतलब है स्कूटर की रफ्तार साइकिल से दुगनी है। B 5 मीटर्स टू 10 किलोमीटर। सावधानी, यहां एक m मीटर है और दूसरा km किलोमीटर है। हमें km को m में बदलना होगा। हम जानते हैं कि 1 टेक्स्ट km इक्वल्स 1000 टेक्स्ट m, तो 10 टेक्स्ट km इक्वल्स 10,000 टेक्स्ट m। हल। अब हमारा रेशियो बना 5 10,000। 5 से काटने पर 5 डिव 5 इक्वल्स 1 और 10,000 डिव 5 इक्वल्स 2000। जवाब 1 2000। C 50 पैसे टू 5 रुपये। सावधानी, 5 रुपए को पैसे में बदलो। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज इक्वल्स 500 पैसे। हल। रेशियो बना 50 500। एक 0 से एक 0 काट दो, बचा 5:50 मिनट। अब 5 से काटो, 5 टाइम्स 1 इक्वल्स 5 और 5 टाइम्स 10 इक्वल्स 50। जवाब 1:10 मिनट। सवाल 2, रेशियोज को परसेंटेज प्रतिशत में बदलना। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेजेस। अनुपात को प्रतिशत में बदलो। ट्रिक, किसी भी रेशियो को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा मल्टीप्लाई कर दो। A3:4। हल। फ्रैक 3 4 टाइम्स 100। हम जानते हैं कि 4 टाइम्स 25 इक्वल्स 100। अब 3 टाइम्स 25 इक्वल्स 75। जवाब 75%। B2:3। हल। फ्रैक 2 3 टाइम्स 100 इक्वल्स फ्रैक 203। इसे भाग डिवाइड करने पर आएगा 66 फ्रैक 23% या 66.66%। जवाब 66 फ्रैक 23%। सवाल 3, फुटबॉल टीम का दिमागी सवाल। 72% of 25 students are interested in mathematics. How many are not interested? मतलब 25 बच्चों में से 72% को गणित पसंद है। कितने बच्चों को पसंद नहीं है? हल का तरीका, अगर 100% में से 72% को पसंद है तो कितने बचे? 100% 72% इक्वल्स 28%, यानी 28% बच्चों को गणित पसंद नहीं है। असली गिनती 28% ऑफ 25 इक्वल्स फ्रैक 28, 100 टाइम्स 25। हम जानते हैं 25 टाइम्स 4 इक्वल्स 100, तो फ्रैक 28 4 इक्वल्स 7। जवाब 7। बच्चों को गणित पसंद नहीं है। सवाल 4, फुटबॉल टीम की जीत। A football team won 10 matches out of the total. Their win percentage was 40. How many matches did they play in total? मतलब एक टीम ने 10 मैच जीते, जो कि कुल मैचों का 40% है। कुल कितने मैच खेले गए? हल। मान लो कुल मैच x हैं, तो 40% ऑफ x इक्वल्स 10। फ्रैक 40 100 टाइम्स x इक्वल्स 10, राइट एरो, x इक्वल्स फ्रैक 10 टाइम्स 140। 0 से 0 कटा, बचा 100 डिव 4 इक्वल्स 25। जवाब कुल 25 मैच खेले गए। सवाल 5, चमेली के पैसे, द चामेली क्वेश्चन। If Chameli had 600 rupees left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? मतलब चमेली ने 75% पैसे खर्च कर दिए, अब उसके पास 600 रुपए बचे हैं। शुरू में कितने थे? सोचो, अगर 75% खर्च हुए तो बचे कितने? 100% 75% इक्वल्स 25%, यानी उसके पास 25% पैसे बचे हैं, जो कि 600 रुपए हैं। हल। मान लो शुरू में रुपये y थे, 25% ऑफ y इक्वल्स 600। फ्रैक 25 100 टाइम्स y इक्वल्स 600। फ्रेक 1 4 टाइम्स y इक्वल्स 600। y इक्वल्स 600 टाइम्स 4 इक्वल्स 2400। जवाब उसके पास शुरू में 2400 रुपए थे। सवाल 6, शहर के लोग और क्रिकेट, द क्रिकेट सर्वे। 60% लाइक क्रिकेट, 30% लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, टोटल पीपल आर 50 लाख। मतलब 50 लाख लोगों में से 60% को क्रिकेट और 30% को फुटबॉल पसंद है, बाकी को दूसरे गेम। स्टेप 1, अदर गेम्स प्रतिशत 100%, 60% जोड़ 30% इक्वल्स 10%, यानी 10% लोगों को दूसरे गेम पसंद है। स्टेप 2, असली गिनती। क्रिकेट 60% ऑफ 50 टेक्स्ट लाख इक्वल्स फ्रैक 60, 100 टाइम्स 50 इक्वल्स मैथ बी एफ 30 टेक्स्ट लाख। फुटबॉल 30% ऑफ 50 टेक्स्ट लाख इक्वल्स फ्रैक 30, 100 टाइम्स 50 इक्वल्स मैथ बी एफ 15 टेक्स्ट लाख। दूसरे गेम 10% ऑफ 50 टेक्स्ट लाख इक्वल्स फ्रैक 10, 100 टाइम्स 50 इक्वल्स मैथ बी एफ 5 टेक्स्ट लाख। चेक 30 + 15 + 5 इक्वल्स 50। हमारा जवाब एकदम सही है। मेरे प्यारे नन्हे दोस्त, अब तुमने पूरी एक्सरसाइज 7.1 को क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लिया है। तुम अब इस चैप्टर के हीरो बन चुके हो। क्या तुम अगले चैप्टर या किसी और सवाल के बारे में जानना चाहते हो?
मेरे नन्हे दोस्त, तुमने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है। गणित की दुनिया में यूनिटरी मेथड और अलजेब्रा मेथड दो जादुई चाबियां हैं। ये दोनों अलग दिखती हैं, लेकिन दोनों एक ही खजाने जवाब तक पहुंचती हैं। चलो इसे एक बहुत ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। चॉकलेट और उनकी कीमत। 1. यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। यूनिटरी शब्द बना है यूनिट से, और यूनिट का मतलब होता है एक, 1। इस तरीके का लॉजिक बहुत सरल है। अगर तुम्हें बहुत सारी चीजों की कीमत पता है तो पहले एक चीज की कीमत निकालो, फिर जितनी चाहें उतनी चीजों की निकाल लो। उदाहरण, मान लो 5 चॉकलेट की कीमत 100 रुपए है। अब तुम्हें 7 चॉकलेट की कीमत पता करनी है। स्टेप 1, बड़े से छोटा। पहले एक चॉकलेट की कीमत निकालो। इसके लिए हम भाग, डिवीजन करते हैं। स्टेप 2, छोटे से बड़ा। अब एक चॉकलेट के दाम से 7 चॉकलेट का दाम निकालो। इसके लिए हम गुणा, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लॉजिक, अनेक से एक पर आओ, फिर एक से अनेक पर जाओ। ये तरीका तब सबसे अच्छा होता है जब हमें चीजों की संख्या, नंबर्स आसानी से पता हो। 2. अलजेब्रा मेथड, बीजगणित तरीका। अलजेब्रा एक जासूस डिटेक्टिव की तरह है। यहां हम उस चीज को एक नाम दे देते हैं जो हमें पता नहीं है, जैसे x या y। इसका लॉजिक ये है कि हम एक बराबर का तराजू इक्वेशन बनाते हैं। तराजू के दोनों पलड़े हमेशा बराबर होने चाहिए। वही चॉकलेट वाला उदाहरण अलजेब्रा से। हमें 7 चॉकलेट की कीमत नहीं पता, तो उसे मान लेते हैं x। स्टेप 1, अनुपात बनाना। हम जानते हैं कि चॉकलेट और पैसों का रिश्ता नहीं बदलेगा। स्टेप 2, क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। x को अकेला करने के लिए 7 को दूसरी तरफ भेज दो। लॉजिक, अज्ञात अननोन को एक नाम दो और उसे समीकरण, इक्वेशन के एक तरफ अकेला छोड़ दो। यह तरीका तब बहुत काम आता है जब सवाल थोड़ा घुमावदार हो, जैसे कितने प्रतिशत या कितना हिस्सा। दोनों में अंतर क्या है? द रियल डिफरेंस। यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। अलजेब्रा मेथड, अलजेब्रा। ये सीढ़ी, स्टेयर्स की तरह है। पहले एक पायदान नीचे आओ, फिर ऊपर जाओ। ये नक्शे, मैप की तरह है। एक्स की जगह ढूंढो और पहुंच जाओ। इसमें दिमाग में हिसाब लगाना आसान होता है। इसमें बड़े और कठिन सवालों को लिखना आसान होता है। छोटे बच्चों को ये जल्दी समझ आता है। बड़े वैज्ञानिक और इंजीनियर इसी का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रो टिप तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें सवाल में टोटल कुल निकालना है और परसेंटेज प्रतिशत दिया है तो अलजेब्रा सबसे आसान होता है। जैसे 60% ऑफ टोटल इक्वल्स 18। अलजेब्रा कहेगा फ्रैक 60/100 टाइम्स x इक्वल्स 18। यहां x को अकेला करना बहुत आसान है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक छोटा सा चॉकलेट टेस्ट दूं ताकि तुम देख सको कि तुम्हें कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया? मेरे नन्हे दोस्त, तुमने बहुत ही गहरा सवाल पूछा है। परसेंटेज के सवालों में अलजेब्रा मेथड का इस्तेमाल करना ऐसा है जैसे किसी अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाना। जब हमें टोटल, कुल संख्या पता नहीं होती तो हम x की टॉर्च जलाकर उसे ढूंढ लेते हैं। चलो इसे एकदम गहराई से और बहुत सरल भाषा में समझते हैं। अलजेब्रा का मूल मंत्र, द लॉजिक। अलजेब्रा में हम बस एक ही नियम पर चलते हैं। जो गायब है उसे x मान लो। परसेंटेज के सवालों में आमतौर पर 3 चीजें होती हैं। 1. टोटल, पूरी मात्रा। 2. परसेंटेज, प्रतिशत, हिस्सा प्रतिशत में। 3. पार्ट वैल्यू, हिस्से की असली गिनती। इनका जादुई फॉर्मूला ये है। केस 1, जब टोटल गायब हो, फाइंडिंग द टोटल। तुम्हारी किताब का सवाल याद है? 60% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 18 है। यहां हमें यह नहीं पता कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं। स्टेप 1, जो गायब है उसे x मान लो। टेक्स्ट, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स x। स्टेप 2, सवाल को गणित की भाषा में लिखो। 60% ऑफ x इक्वल्स 18। स्टेप 3, प्रतिशत को हटाकर नीचे 100 लिखो और ऑफ की जगह गुणा, टाइम्स लगाओ। स्टेप 4, सबसे जरूरी -x को अकेला करो। x को वहीं रहने दो और फ्रैक 60 को दूसरी तरफ ले जाओ। जब कोई फ्रैक्शन बराबर, इक्वल्स, होल के दूसरी तरफ जाता है तो वो उल्टा हो जाता है। स्टेप 5, काटा पीटी करो। 0 से 0 कटा। 6 के पहाड़े में 18 आता है। 6 टाइम्स 3 इक्वल्स 18। बचा 3 टाइम्स 10 इक्वल्स 30। रिजल्ट e/x इक्वल्स 30। कुल बच्चे 30 हैं। केस 2, जब परसेंटेज गायब हो, फाइंडिंग द प्रतिशत। मान लो तुम्हारे पास 50 चॉकलेट थी और तुमने 20 खा ली। तुमने कितने प्रतिशत चॉकलेट खाई? स्टेप 1, जो गायब है उसे x मान लो। टेक्स्ट, परसेंटेज इक्वल्स x प्रतिशत।
स्टेप 2, फॉर्मूला बनाओ, x% ऑफ 50 इक्वल्स 20। स्टेप 3, गणित में बदलो, फ्रीक x 100 टाइम्स 50 इक्वल्स 20। स्टेप 4, x को अकेला करो, 100 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। स्टेप 5:50 के पहाड़े में 100 2 बार में आता है, 50 टाइम्स 2 इक्वल्स 100, तो 20 टाइम्स 2 इक्वल्स 40। रिजल्ट x इक्वल्स 40%, तुमने 40% चॉकलेट खा ली। अलजेब्रा आसान क्यों है? द लॉजिक। अलजेब्रा का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें तुम्हें रटना नहीं पड़ता। बस एक तराजू बैलेंस स्केल की तरह सोचो। 1 बराबर इक्वल्स का निशान तराजू का बीच का हिस्सा है। 2, अगर एक तरफ कोई नंबर गुणा टाइम्स में है तो दूसरी तरफ जाकर वो भाग डिव में बदल जाएगा। 3, अगर नीचे भाग ऑन डिव में है तो दूसरी तरफ जाकर गुणा टाइम्स में बदल जाएगा। एक बेहतरीन उदाहरण, प्रो लेवल एग्जाम्पल। सवाल, चमेली ने 75% पैसे खर्च कर दिए और उसके पास 600 रुपए बचे। ये तुम्हारी किताब का कठिन सवाल है। लॉजिक, अगर उसने 75% खर्च किए तो उसके पास कितने बचे? 100 - 75 इक्वल्स 25%। अलजेब्रा स्टेप, मान लो कुल पैसे x थे। इक्वेशन, 25% ऑफ x इक्वल्स 600। 25 के पहाड़े में 100 4 बार में आता है, 25 टाइम्स 4 इक्वल्स 100। रिजल्ट, चमेली के पास 2400 रुपए थे। देखा, अलजेब्रा ने इतने कठिन सवाल को 3 लाइनों में हल कर दिया। क्या अब तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा सवाल दूं ताकि तुम x मानकर उसे खुद हल कर सको? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित की इस जादुई दुनिया को एकदम देसी और सबसे आसान तरीके से समझेंगे। सोचो कि तुम मेरे साथ एक बहुत बड़े खिलौनों के बाजार में खड़े हो। हम जो भी यहां सीखेंगे वो तुम्हें एक शॉपिंग एक्सपर्ट बना देगा। चलिए आपकी किताबों के पन्नों में लिखी एक एक बात को गहराई से समझते हैं। 1. डिस्काउंट, छूट की कहानी। सबसे पहले सेक्शन 7.2 की बात करते हैं। किताब कहती है कि डिस्काउंट वो कमी या कटौती है जो किसी चीज की मार्क्ड प्राइस MP पर दी जाती है। आसान शब्दों में समझो, जब तुम दुकान पर जाते हो और एक टेडी बियर देखते हो, उस पर एक छोटा सा कार्ड लटका होता है जिस पर कीमत लिखी होती है, उसे हम मार्क्ड प्राइस MP कहते हैं। दुकानदार तुम्हें खुश करने के लिए कहता है, बेटा मैं तुमसे इतने पैसे नहीं लूंगा, थोड़े कम दे दो। जो पैसे दुकानदार ने कम किए वही डिस्काउंट है, और जितने पैसे तुमने अंत में अपनी जेब से निकालकर दुकानदार के हाथ में दिए उसे सेल प्राइस SP कहते हैं। इसका सबसे बड़ा नियम फॉर्मूला यह है, डिस्काउंट इक्वल्स मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। यानी अगर 100 रुपए का खिलौना है और तुमने 80 रुपए दिए तो 20 रुपए तुम्हारी छूट या डिस्काउंट हो गई। दुकानदार ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कस्टमर्स उनके पास आएं और सामान जल्दी बिके। 2. एग्जाम्पल 2 और डिस्काउंट परसेंटेज, प्रतिशत को समझना। अब किताब के एग्जाम्पल 2 को देखते हैं। यहां एक चीज है जिस पर 840 रुपए लिखा है, ये मार्क्ड प्राइस है, लेकिन वो 714 रुपए में बेची गई, ये सेल प्राइस है। अब अगर हमें पता करना है कि दुकानदार ने कितने पैसे कम किए तो हम 840 रुपए में से 714 रुपए घटा देंगे। जवाब आएगा 126 रुपए। ये तो हो गया रुपयों में हिसाब। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कितने प्रतिशत परसेंटेज छूट मिली, तो याद रखना डिस्काउंट प्रतिशत हमेशा मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है। इसका तरीका है टेक्स्ट डिस्काउंट डिव टेक्स्ट मार्क्ड प्राइस टाइम्स 100। तो यहां हम 126 को 840 से भाग डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे। उत्तर आएगा 15%। इसका मतलब है कि हर 100 रुपए पर आपको 15 रुपए की बचत हुई। 3. एग्जाम्पल 3 और यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। किताब में एक फ्रॉक का उदाहरण है जिसकी लिस्ट प्राइस 220 रुपए है। यहां लिस्ट प्राइस का मतलब वही है जो टैग पर लिखा है, यानी मार्क्ड प्राइस। दुकानदार ने कहा कि वो इस पर 20% डिस्काउंट देगा। इसे हल करने के 2 तरीके हैं।
पहला तरीका यूनिटरी मेथड कहता है, अगर फ्रॉक 100 रुपए की होती तो छूट 20 रुपए मिलती। अगर 1 रुपया की होती तो छूट 20/100 होती। तो 220 रुपए की फ्रॉक पर छूट होगी 20/100 टाइम्स 220, जो कि 44 रुपए बनता है। अब दुकानदार को कितने पैसे देने हैं? 220 रुपए में से 44 रुपए कम कर दो, यानी 176 रुपए। दूसरा तरीका सीधा है, 220 रुपए का 20% निकालो, 220 टाइम्स 20/100, और उसे असली कीमत से घटा दो। दोनों रास्तों से जवाब एक ही आएगा। 4. एस्टिमेशन, अंदाजा लगाना माइनस दिमाग से हिसाब करना। पन्ना नंबर 2 पर सेक्शन 7.2.1 बहुत ही मजेदार है। ये सिखाता है कि बिना पेन पेपर के दिमागी गणित कैसे करें। मान लो आपका बिल 577 रुपए और 80 पैसे आया और आपको 15% छूट मिलनी है। सबसे पहले इसे आसान बनाने के लिए राउंड ऑफ कर लो। 577 रुपए और 80 पैसे लगभग 580 रुपए के बराबर है। अब जादू देखो, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो बस पीछे से एक अंक छोड़कर बिंदी डेसिमल लगा दो। 580 रुपए का 10% हुआ 58 रुपए। अब 15% निकालने के लिए हमें 5% और चाहिए। 5% तो 10% का आधा होता है ना? तो 58 रुपए का आधा हुआ 29 रुपए। अब 58 रुपए और 29 रुपए को जोड़ दो, बना 87 रुपए। बस 580 रुपए में से 87 रुपए घटाओ, आपको पता चल जाएगा कि आपको लगभग 493 रुपए देने हैं। यह तरीका आपको बाजार में सबसे तेज बना देगा। 5. सेल्स टैक्स बाट अबांट जीएसटी टैक्स का मतलब। अंत में सेक्शन 7.3 की बात करते हैं। यह डिस्काउंट का बिल्कुल उल्टा है। डिस्काउंट से पैसे कम होते हैं, लेकिन सेल्स टैक्स या जीएसटी से पैसे बढ़ जाते हैं। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो सरकार हमसे लेती है ताकि वो हमारे लिए सड़कें, स्कूल और अस्पताल बना सकें। जब आप कोई बिल देखते हो तो उसमें सामान की असली कीमत के नीचे जीएसटी लिखा होता है। अगर बिल 1000 रुपए का है और टैक्स 5% है तो आपको 1000 रुपए का 5% यानी 50 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। आपका कुल बिल 1050 रुपए हो जाएगा। याद रखना, आज के समय 2026 में भारत में सेल्स टैक्स की जगह जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स चलता है। बिल वाले टेबल में रेट का मतलब है एक चीज की कीमत और अमाउंट का मतलब है जितनी चीजें आपने ली उनका कुल जोड़। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण गाइड। मार्क्ड प्राइस लिखी हुई कीमत। डिस्काउंट, डिस्काउंट छूट। परसेंटेज प्रतिशत। एस्टिमेशन अंदाजा लगाना। रिडक्शन कमी करना। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क चैलेंज बनाऊं ताकि हम देख सकें कि आप कितने बड़े मैथ एक्सपर्ट बन गए हैं? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, आज हम पैसों के इस खेल को इतनी आसानी से समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। कल्पना करो कि तुम एक दुकान पर गए और तुम्हें 1000 रुपए की एक जीन्स पसंद आई। दुकान के बाहर लिखा है 10% डिस्काउंट। इसका मतलब है कि दुकानदार तुमसे 1000 रुपए पूरे नहीं लेगा, बल्कि वो हर 100 रुपए पर 10 रुपए कम कर देगा। तो 1000 रुपए पर उसने 100 रुपए कम कर दिए। अब तुम्हें सिर्फ 900 रुपए देने होंगे। तो याद रखना, डिस्काउंट का मतलब है दुकानदार की तरफ से मिलने वाला तोहफा, जिससे सामान की कीमत कम हो जाती है। यह हमेशा मार्क्ड प्राइस यानी टैग पर लिखी कीमत पर निकाला जाता है। अब बात करते हैं सेल्स टैक्स, वीएटी और जीएसटी की। ये तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुराने समय में इन्हें सेल्स टैक्स या वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता था, लेकिन अब हमारे प्यारे भारत में इसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। ये डिस्काउंट का बिल्कुल उल्टा है। जब तुम कोई सामान खरीदते हो तो सरकार कहती है कि हमें देश चलाने के लिए, सड़कें और स्कूल बनाने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए। तो अगर तुम 100 रुपए का खिलौना लेते हो और उस पर 5% जीएसटी है तो तुम्हें दुकानदार को 105 रुपए देने होंगे। यानी टैक्स हमेशा सामान की असली कीमत में ऐड जोड़ा जाता है,
तुम्हारी किताब में जो एग्जाम्पल 4 है उसमें 450 रुपए के स्केट्स पर 5% टैक्स जोड़कर बिल 472 रुपए और 50 पैसे हो गया, क्योंकि टैक्स लगने से बिल हमेशा बढ़ जाता है। अब हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखेंगे जिसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट का मतलब है पैसों का किराया। जैसे अगर तुम किसी के घर में रहते हो तो किराया देते हो, वैसे ही अगर तुम बैंक के पैसे इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें बैंक को किराया देना पड़ता है। और अगर तुम अपना पैसा बैंक में जमा करते हो तो बैंक तुम्हें किराया देता है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सीधा है, इसमें हर साल किराया यानी ब्याज बराबर रहता है। जैसे अगर तुमने 10,000 रुपये जमा किए और 15% ब्याज है तो तुम्हें हर साल 1,500 रुपये ही मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक जादू की तरह है। इसमें पहले साल के ब्याज पर भी अगले साल ब्याज मिलता है। इसे ब्याज पर ब्याज कहते हैं। जैसे तुम्हारी किताब के बच्चे कह रहे हैं, इसमें पैसा हर साल पिछले साल से ज्यादा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि तुम्हारा पैसा एक स्नोबॉल, बर्फ के गोले की तरह बड़ा होता जाता है। तुम्हारी किताब के थिंक, डिस्कस एंड राइट वाले हिस्से में एक बहुत गहरी बात छिपी है। अगर कोई संख्या 100 से बढ़कर 200 हो जाए तो हम कहते हैं कि वो 100% इंक्रीज यानी बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर वही संख्या 200 से वापस 100 हो जाए तो वो 100% डिक्रीज नहीं कहलाती, बल्कि 50% डिक्रीज यानी कमी कहलाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम बढ़ोतरी नाप रहे थे तो हम 100 से शुरू कर रहे थे, लेकिन जब हम कमी नाप रहे हैं तो हम 200 से शुरू कर रहे हैं। इसी तरह 2,400 रुपये से 2,000 रुपये तक की कमी और 2,000 रुपये से 2,400 रुपये तक की बढ़ोतरी का प्रतिशत अलग अलग होता है, क्योंकि दोनों बार हमारा शुरुआती नंबर अलग है। हमेशा याद रखना कि प्रतिशत किस नंबर पर निकाला जा रहा है, वही सबसे जरूरी बात है। अंत में तुम्हारी किताब के एग्जाम्पल 5 और 6 को समझो, जो थोड़े से जादुई हैं। यहां तुम्हें वो कीमत दी गई है जिसमें टैक्स पहले से जुड़ा हुआ है। जैसे 5,400 रुपये का हेयर ड्रायर जिसमें 8% वीएट शामिल है। इसे निकालने का सबसे आसान तरीका ये सोचना है कि अगर बिना टैक्स की कीमत 100 रुपये होती तो टैक्स के साथ वो 108 रुपये हो जाती। तो असल कीमत निकालने के लिए हम फ्रैक 108 टाइम्स 5,400 करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि टैक्स लगने से पहले उसकी कीमत 5,000 रुपये थी। तो मेरे नन्हे चैंपियन, अब तुम समझ गए होगे कि डिस्काउंट घटाया जाता है, टैक्स जोड़ा जाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट से पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इन सबका एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाकर दूं ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम पैसे की उस जादुई दुनिया के बारे में सीखेंगे जो आपकी किताबों के इन पन्नों में छिपी है। मैं आपको एक एक शब्द, एक एक लाइन बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन सकें। चलिए शुरू करते हैं। शॉपिंग का जादू, डिस्काउंट और टैक्सेस। जब आप बाजार जाते हैं तो किसी चीज पर जो कीमत लिखी होती है उसे हम मार्क्ड प्राइस एमपी कहते हैं। इसे मार्क्ड प्राइस बोलते हैं। मान लीजिए आप एक जीन्स खरीदने गए जिसकी कीमत 1,450 रुपये है। दुकानदार कहता है कि आज सेल है और वो आपको कुछ पैसे कम कर देगा। उस कम किए गए पैसे को हम डिस्काउंट कहते हैं। आपकी बुक के पहले सवाल में दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया। इसका मतलब है कि हर 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट। तो 3,150 रुपये के कुल बिल पर 315 रुपये कम हो गए और आपको सिर्फ 2,835 रुपये देने पड़े। अब बात करते हैं सेल्स टैक्स, वीएटी और जीएसटी की। ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो बिल में जुड़ती हैं। ये वो पैसा है जो सरकार हमसे लेती है ताकि वो हमारे लिए सड़कें और पार्क बना सके। जैसे टीवी की कीमत 13,000 रुपये थी और उस पर 12% का टैक्स लगा तो टीवी महंगा हो गया और आपको 14,560 रुपये देने पड़े।
हमेशा याद रखना, डिस्काउंट पैसे कम करता है और टैक्स पैसे बढ़ाता है। पैसे का किराया, सिंपल इंटरेस्ट SI। सोचिए आपने अपने दोस्त से 1 साल के लिए एक खिलौना उधार लिया और बदले में उसे एक टॉफी दी। बस पैसे की दुनिया में इसी टॉफी को इंटरेस्ट यानी ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सीधा साधा होता है। अगर आपने बैंक से 100 रुपए उधार लिए और बैंक ने कहा कि वो 10% का ब्याज लेगा, तो आप हर साल बैंक को 10 रुपए देते रहेंगे। इसमें आपका मूल पैसा यानी प्रिंसिपल हमेशा 100 रुपए ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हर महीने एक ही जैसी चॉकलेट खा रहे हों। पैसे की सुपर पावर, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। इसे चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, जिसका मतलब है ब्याज के ऊपर ब्याज। आपकी बुक की टेबल को ध्यान से देखिए। पहले साल में 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिला तो कुल पैसे 110 रुपए हो गए। लेकिन दूसरे साल में जादू होता है। अब बैंक 100 रुपए पर नहीं, बल्कि आपके नए पैसे 110 रुपए पर ब्याज लगाएगा। तो दूसरे साल का ब्याज 11 रुपए हो गया। तीसरे साल में ये और बढ़कर 121 रुपए पर लगेगा। इसे ही ब्याज पर ब्याज चढ़ना कहते हैं। ये एक छोटे बर्फीले गोले स्नोबॉल की तरह है, जिसे जब आप पहाड़ से नीचे गिराते हैं तो वो लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा गोला बन जाता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग इसी कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्टकट फॉर्मूला और गणना, कैलकुलेशंस। आपकी बुक में जुबैदा नाम की लड़की ने पूछा कि क्या इसका कोई छोटा रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। बार बार हिसाब करने के बजाय हम एक जादुई फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। A = P 1 + R 100 N। यहाँ A अमाउंट का मतलब है अंत में मिलने वाला सारा पैसा। P प्रिंसिपल वो पैसा है जो आपने शुरू में जमा किया। R रेट वो रफ्तार है जिससे पैसा बढ़ रहा है। और N वो समय है जितने साल के लिए आपने पैसा रखा। अगर आप ये फॉर्मूला जान लेते हैं तो आपको घंटों का हिसाब मिनटों में करना आ जाएगा। याद रखिए, अगर ब्याज साल में 2 बार जुड़ता है, जिसे हाफ ईयरली कहते हैं, तो पैसा और भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज जल्दी जल्दी मिलने लगता है। आप सबसे बेहतर कैसे बनेंगे? एक औसत बच्चा सिर्फ सवालों को रटता है, लेकिन आप एक चैंपियन हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होते हैं अगर ब्याज साल में एक बार जुड़ रहा हो। 2 समय टाइम जितना ज्यादा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही विशाल होता जाएगा। 3 वैट और GST हमेशा असली कीमत ओरिजिनल प्राइस पर नहीं, बल्कि उस समय की बिक्री कीमत पर जुड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपने आज पैसे की गणित के सबसे बड़े रहस्यों को समझ लिया है। अब आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूं जिससे आप चेक कर सकें कि आप इस जादुई फॉर्मूले को इस्तेमाल करना सीख गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे प्यारे छोटे दोस्त। आज मैं तुम्हारा गुरु टीचर बनकर तुम्हें दुनिया की सबसे जादुई चीज सिखाऊंगा, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। हम इस पूरी किताब के पन्नों को एक कहानी की तरह समझेंगे। हम हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जो जरूरी शब्द हैं उन्हें इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स में ही सीखेंगे, ताकि तुम सबसे होशियार बन सको। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर, द बिग डिफरेंस। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पैसे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, इसे हम प्रिंसिपल मूलधन कहते हैं। अगर तुम इसे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर रखते हो, तो बैंक हर साल तुम्हें सिर्फ 100 रुपए पर ही इनाम देगा। जैसे पहले साल 10 रुपए मिले तो अगले साल भी 10 रुपए ही मिलेंगे। यह एक सीधी लकीर की तरह है जो धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल अलग है। इसे ब्याज पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कहते हैं। पहले साल तुम्हें 100 रुपए पर 10 रुपए मिले तो तुम्हारे पास 110 रुपए हो गए। अब अगले साल बैंक तुम्हें 100 रुपए पर नहीं, बल्कि तुम्हारे नए टोटल 110 रुपए पर इनाम देगा। यानी अगले साल तुम्हें 11 रुपए मिलेंगे। इसे ही मैजिक स्नोबॉल कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है ये गोला बड़ा होता जाता है और इसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है।
तुम्हारी किताब के पहले पन्ने की टेबल यही सिखाती है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हर साल बदलता रहता है क्योंकि उसमें पिछला ब्याज जुड़ जाता है। फॉर्मूला कैसे बना? डिड्यूसिंग द फॉर्मूला। तुम्हारी किताब में जुबैदा नाम की एक लड़की है जिसने सोचा कि क्या हर साल का हिसाब अलग अलग करना जरूरी है? नहीं, इसके लिए एक जादुई शॉर्टकट है जिसे फॉर्मूला कहते हैं। मान लो तुमने पी प्रिंसिपल रुपए जमा किए आर रेट की रफ्तार से और एन टाइम सालों के लिए। पहले साल के बाद तुम्हारे पैसे होंगे P टाइम्स 1 जोड़ R 100। दूसरे साल के लिए ये पूरी रकम नया प्रिंसिपल बन जाएगी। जब हम इसे गणित मैथ्स की भाषा में लिखते हैं तो अंत में हमारे पास जो कुल पैसा आता है उसे अमाउंट ऑफ ए ओल कहते हैं। इसका सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। यहां जो छोटा सा डैश एन डैश ऊपर बैठा है वही सबसे बड़ा जादूगर है। इसका मतलब है कि तुम अपने पैसों को जितनी बार गुना मल्टीप्लाई करोगे वो उतनी ही तेजी से आसमान छुएंगे। सवालों को हल करना। एग्जाम्पल 8 सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब एक उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास 12,600 रुपए हैं प्रिंसिपल, समय है 2 साल ऑन और बैंक तुम्हें 10% की रफ्तार रेट से ब्याज दे रहा है। अगर हम अपने जादुई फॉर्मूला में इन सबको बिठाएं तो हम लिखेंगे 12,600 टाइम्स 1 जोड़ 1010 के ऊपर 2 की पावर। इसे हल करने पर हमें मिलता है 15,246 रुपए। ये तुम्हारा अमाउंट है यानी कुल पैसा। अब अगर तुम्हें यह जानना है कि तुम्हें एक्स्ट्रा कितना पैसा मिला तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट CI कहेंगे। इसके लिए बस कुल पैसे में से अपने पुराने पैसे घटा दो। 15,246 माइनस 12,600 इक्वल्स 2,646 रुपए। यही तुम्हारी असली कमाई है। असली दुनिया में इसका इस्तेमाल एप्लीकेशंस ऑफ द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ बैंक के पैसों के लिए नहीं है, ये हर उस चीज के लिए है जो बढ़ती या घटती है। तुम्हारी किताब में एग्जाम्पल 9 में एक शहर सिटी की जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। 1997 में शहर में 20,000 लोग थे और हर साल 5% लोग बढ़ रहे हैं। यहां भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। 3 साल बाद 2000 में कितने लोग होंगे? हम P की जगह 20,000 रखेंगे और N की जगह 3। इसे हल करने पर जवाब आता है लगभग 23,153 लोग। देखा, लोग भी कंपाउंड होकर बढ़ते हैं। इसी तरह अगर किसी पुरानी कार की कीमत कम हो रही है जिसे डिप्रीशिएशन कहते हैं तो हम फॉर्मूला में प्लस जोड़ की जगह माइनस ऑफ लगा देते हैं। प्रोनाउंसिएशन गाइड। शब्दों को सही बोलने का तरीका। 1 प्रिंसिपल प्रिंसिपल माइनस शुरू का पैसा। 2 इंटरेस्ट इंटरेस्ट माइनस इनाम या ब्याज। 3 कंपाउंड कंपाउंड माइनस जुड़कर बढ़ना। 4 अमाउंट अमाउंट माइनस कुल रकम। 5 रेट रेट माइनस रफ्तार या दर। मेरे नन्हे दोस्त, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क चैलेंज दूं ताकि तुम देख सको कि क्या तुम इस जादुई फॉर्मूला को खुद चला सकते हो? नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम गणित मैथ्स को एक कहानी की तरह समझेंगे। मैं तुम्हें एक एक शब्द बहुत गहराई से समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी सवाल ना बचे। हम तुम्हारी बुक के पन्नों को लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। दुकानदारी का गणित, डिस्काउंट और टैक्स, डिस्काउंट और टैक्स। सबसे पहले समझते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट माइनस छूट क्या है? मान लो तुम एक खिलौने की दुकान पर गए। खिलौने पर एक स्टिकर लगा है जिस पर 100 रुपए लिखा है। इसे हम इंग्लिश में मार्क्ड प्राइस माइनस अंकित मूल्य कहते हैं। लेकिन दुकानदार ने वो खिलौना तुम्हें 80 रुपए में दे दिया। ये 80 रुपए सेल प्राइस माइनस विक्रय मूल्य है। जो 20 रुपए कम हुए वही डिस्काउंट है। इसका फॉर्मूला है डिस्काउंट इक्वल्स मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस।
अगर तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज पता है तो तुम कुल छूट निकाल सकते हो। इसके बाद आता है ओवरहेड एक्सपेंसेस माइनस ऊपरी खर्चे। मान लो तुमने एक पुरानी साइकिल खरीदी, लेकिन उसे ठीक कराने के लिए तुमने 200 रुपये और लगाए, तो साइकिल की असली कीमत यानी टोटल कॉस्ट प्राइस तुम्हारी खरीद और मरम्मत के खर्च को जोड़कर बनेगी। आखिर में आता है सेल्स टैक्स या GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये वो पैसा है जो सरकार हमसे लेती है ताकि वो देश के लिए स्कूल और अस्पताल बना सके। ये हमेशा बिल की कुल राशि पर ऊपर से जुड़ता है। जादुई बर्फ का गोला, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस चक्रवृद्धि ब्याज की। इसे ब्याज पर ब्याज भी कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुमने एक छोटा सा बर्फ का गोला स्नोबॉल बनाया। जब तुम उसे बर्फ पर लुढ़काओगे तो उस पर और बर्फ चिपकेगी और वो बड़ा हो जाएगा। अगली बार जब तुम उसे लुढ़काओगे तो वो और भी ज्यादा बर्फ पकड़ेगा, क्योंकि अब वो पहले से बड़ा है। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट भी ऐसे ही काम करता है। पहले साल जो ब्याज मिलता है वो तुम्हारे पैसों में जुड़ जाता है और अगले साल तुम्हें उस ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इससे तुम्हारे पैसे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दुनिया में बढ़ना और घटना, एप्लीकेशंस ऑफ CI। तुम्हारी किताब में इसके 3 बड़े इस्तेमाल बताए गए हैं। पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस जनसंख्या वृद्धि। जैसे एक शहर में लोग बढ़ते हैं तो अगले साल उन बढ़े हुए लोगों की वजह से और ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। दूसरा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया माइनस जीवाणुओं की वृद्धि। बैक्टीरिया बहुत चालाक होते हैं, वो 1 से 2 और 2 से 4 बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसमें भी कंपाउंड वाला हिसाब लगता है। तीसरा है एप्रिसिएशन माइनस मूल्य वृद्धि और डिप्रिसिएशन माइनस मूल्य ह्रास। अगर कोई चीज महंगी हो रही है, जैसे सोना या जमीन, तो वो अप्रिसिएशन है। लेकिन अगर कोई चीज पुरानी होकर सस्ती हो रही है, जैसे मोबाइल या कार, तो वो डिप्रिसिएशन है। टीवी का सस्ता होना और बैक्टीरिया का बढ़ना, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज। तुम्हारी बुक का एग्जाम्पल 10 कहता है कि एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया, लेकिन हर साल उसकी कीमत 5% कम डिप्रीशिएट हो जाती है। इसका मतलब है कि 1 साल बाद उसकी कीमत निकालने के लिए हम 21,000 रुपये का 5% निकालेंगे, जो 1,050 रुपये आता है, और फिर उसे असली कीमत से घटा देंगे, तो टीवी 19,950 रुपये का रह जाएगा। अब एक्सरसाइज 7.3 को देखो। पहले सवाल में शहर की जनसंख्या 2003 में 54,000 थी। अगर हमें 2005 भविष्य की जनसंख्या चाहिए तो हम 2 साल का ब्याज वाला फॉर्मूला प्लस वाला लगाएंगे। लेकिन अगर हमें 2001 भूतकाल की चाहिए तो हम मानेंगे कि उस समय की जनसंख्या P थी, जो बढ़कर 54,000 हुई। दूसरे सवाल में लेबोरेटरी के बैक्टीरिया 2.5% प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे बाद उनकी संख्या निकालने के लिए हम A = P × 1 + R 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आखिरी सवाल में एक स्कूटर 42,000 रुपये का है और वो 8% सस्ता हो रहा है, तो 1 साल बाद उसकी कीमत 42,000 रुपये में से 8% घटाकर 38,640 रुपये आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखना, अगर चीज बढ़ रही है तो फॉर्मूले में प्लस जोड़ लगाओ, और अगर घट रही है तो माइनस ऑमनस लगाओ। बस इतनी सी बात है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा गेम क्विज बनाऊं, जिससे आप चेक कर सकें कि आप क्लास में सबसे बेस्ट बने या नहीं?